हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ पाल और आज मैं आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग का बेसिक्स पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं उसमें क्या क्या रूल्स फॉलो होता है। हम लोग आज अपना सी लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं। फिर हम लोग कमेंट लाइंस देखने वाले हैं कि क्या होता है कमेंट लाइंस और कितने तरह के कमेंट लाइंस होते हैं। फिर हम लोग लाइब्रेरी और लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग इनपुट कैसे रिसीव करते हैं अपने सी प्रोग्राम में, कैसे करके यूज़र इनपुट लेना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और अपने आउटपुट को कैसे प्रिंट करना है सी प्रोग्राम में उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है रूल्स फॉर राइटिंग अ सी प्रोग्राम। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह सी प्रोग्राम का सी लैंग्वेज में भी एक अपना सेट ऑफ रूल्स होता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ये है कि जो हम लोग स्टेटमेंट्स लिखने वाले हैं सी प्रोग्राम में, उसमें हम लोग हमेशा उसको सेमीकोलन दे के एंड करते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश में हम लोग फुल स्टॉप देते हैं एक सेंटेंस एंड करने के लिए, वैसे ही सी प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट एंड करने के लिए हम लोग सेमीकोलन देते हैं। ठीक है। अब आता है कि जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं हम लोग सी प्रोग्राम में, वो एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। मतलब अगर मैं 3 लाइन का स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो पहले मेरा लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा और फिर लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब आता है सी लैंग्वेज में हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन लिखना ज़रूरी होता है। मेन फंक्शन मतलब फंक्शन का नाम मेन होगा। फंक्शंस के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक मैंडेटरी रूल है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर कोड में रहना ही चाहिए। ठीक है। और हम लोग का जो मेन फंक्शन होता है वो पहला फंक्शन होता है जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होता है। और जो स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते हैं अपने सी प्रोग्राम में, वो केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ कैपिटल में, सारे लेटर्स अपर केस में हैं, और फिर एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ जो जिसमें सारे लेटर्स सेम टू सेम है लेकिन वो लोअर केस में लिखे गए हैं, तो वो दोनों अलग होते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा पहला सी प्रोग्राम। तो ये सी प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रहा है जो कि है हेलो वर्ल्ड। ठीक है। ये कोड मैं आपको कंपाइल करा के भी दिखाऊंगा अभी। इसका आउटपुट हेलो वर्ल्ड देगा। तो ऐसे हम लोग कोड लिखते हैं, तो मैं पहले ये आपको टाइप करके कंपाइल करके दिखा देता हूँ। ये है हमारा हेडर फाइल और इसको लाइब्रेरी भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ये है मेरा मेन फंक्शन जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था। और ये है मेरा प्रिंट स्टेटमेंट जो हम लोग कवर करेंगे इसी लेक्चर में। तो देखिए हमारा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे चाहे तो कुछ भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, जैसे देखिए अब मेरा आउटपुट चेंज हो जाएगा। देखिए मेरे यहाँ पे वेलकम टू ये स्कूल प्रिंट हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कोड लिखते हैं। अब आगे हम लोग और क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, कोड लिखेंगे, तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला सी प्रोग्राम। अब आते हैं कमेंट लाइंस पे। तो अब कमेंट लाइंस क्या होता है कि कुछ कुछ कभी कभी हमें क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत लंबे होते हैं। ठीक है। और कुछ स्टेटमेंट्स का लॉजिक हम लोग को समझ में नहीं आता है, तो उस समय क्या होता है कि यूज़र को एक जगह नोट बना के रखना पड़ता है कि मैंने ये स्टेटमेंट ये रीज़न की वजह से लिखा हुआ है। अब क्या होता है कि अब आप कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो कंपाइलर तो उसको एज ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए समझेगा ना। तो अब अगर हमको एक नोट डालना हुआ सी प्रोग्राम में, तो हमको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि मेरा ये जो स्टेटमेंट है इसको इग्नोर करना है। तो कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा कि कौन सा स्टेटमेंट इग्नोर करना है, कौन सा स्टेटमेंट इग्नोर नहीं करना है। तो जो स्टेटमेंट हम लोग को इग्नोर करना होता है उसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। कमेंट मतलब ये जो सिंगल लाइन कमेंट। अब मान लीजिए मेरे को एक ही स्टेटमेंट, सिर्फ एक ही लाइन में अगर हमको कोई स्टेटमेंट है जिसको हमको इग्नोर करवाना है, तो उसके लिए हम लोग डबल स्लैश लगाएंगे।
ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश होगा। और मल्टीपल लाइन कमेंट मतलब मान लीजिए कि मेरे को एक बहुत बड़ा नोट लिखना हुआ या क्वेश्चन लिखना हुआ कभी, तो उसको फिर हम पहले फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद एस्ट्रिक्स, उसके बाद हम लोग को जो क्वेश्चन या कुछ भी नोट अगर ऐड कर रहे हैं वो लिखना है, एंड हम लोग को उसको एंड करना है बाय पुटिंग द एस्ट्रिक्स फर्स्ट, उसके बाद हम लोग को स्लैश डालना है। ठीक है, और कमेंट हम लोग इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग का जो कोड है वो हम लोग को समझने में इजी हो, और बाद में अगर कोई एरर भी आए तो डीबग करने में आसानी हो, क्योंकि वो नोट्स जनरली जो लोग यूज़ करते हैं कमेंट में, वो बेसिकली लॉजिक बताने के लिए होता है कि ये स्टेटमेंट किस लिए मैंने किया है, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आसान पड़े। तो कमेंट लाइन इन सिंटैक्स कुछ इस तरह से यूज़ होता है। मैं आपको एक बार इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे बैक स्लैश दे रहा हूँ, तो कंपाइलर को समझ में आएगा कि अब बैक स्लैश के आई मीन फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सब इग्नोर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको कंपाइल करूँगा, और या तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पे ये नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा सिर्फ वेलकम टू ये वाला लाइन मेरा प्रिंट हुआ। ठीक है, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पे जैसे 4 नंबर लाइन पे मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, अब मान लीजिए मेरे को एक ऐसा टेक्स्ट या नोट डालना हुआ जो 4 और 5 दोनों लाइन में रहेगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बस एक एस्टेरिस्क लगा दूंगा। ठीक है, और मैं इस तरह से इस कमेंट को एंड कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए मेरा फिर अभी भी ये वेलकम टू ये स्कूल ही प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कमेंट लाइन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, अब आते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस में। तो लाइब्रेरी क्या, पहले लाइब्रेरी फंक्शन से पहले हम लोग लाइब्रेरी में आएंगे। तो लाइब्रेरी क्या होता है कि एक सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना अपना लाइब्रेरी होता है, और उसमें लाइब्रेरी में एक सेट ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिसको ग्रुप करके स्पेसिफिक फाइल में या एक कॉमन लोकेशन में डाला जाता है, उसको हम लोग लाइब्रेरी बोलते हैं। और लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शंस हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, हर फंक्शन का एक अपना अपना टास्क होता है। जैसे इस लाइब्रेरी में ये लाइब्रेरी एक स्पेसिफिक टास्क कर सकता है, तो इसलिए हम लोग वो वाले लाइब्रेरी को बुलाते हैं। ठीक है, वो पहले हम लोग, अब जैसे हम लोग जब कोड लिखते हैं तो पहले हम लोग लाइब्रेरी को इंक्लूड कर देते हैं अपने कोड में। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसमें से इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमें हेडर फाइल का जो फंक्शंस होता है उसको ज़रूरत पड़ जाता है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कोड। ठीक है, कोड के स्टार्टिंग से ही हम लोग को उस हेडर फाइल का या लाइब्रेरी का फंक्शंस का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग उसको हमेशा हेड में ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पहले जो मैंने कोड लिखा था इसमें मैंने हैशटैग इंक्लूड stdio.h है, तो ये मैंने लिखा था यहाँ पे मैंने stdio.h लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है, ये प्रिंट एफ जो है ये एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज में। ये स्टेटमेंट सिर्फ stdio.h वाले लाइब्रेरी में ही अवेलेबल होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई और अगर लाइब्रेरी यूज़ करता तो मेरा प्रिंट एफ वर्क नहीं करता, क्योंकि ये उस लाइब्रेरी का फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, अब stdio.h क्या होता है, तो stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब ये जो डॉट एच है, ज़रूरी नहीं है कि सारे लाइब्रेरी फंक्शंस पे डॉट एच लगेगा। ठीक है, कुछ लाइब्रेरी में डॉट एच लगते हैं, कुछ लाइब्रेरी में डॉट एच नहीं लगते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ कॉमनली यूज लाइब्रेरी जो हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक ये मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड यूज़ करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में सारे कोडर्स। पहले है stdio.h जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होता है जिसमें हम लोग इनपुट आउटपुट फंक्शंस डिक्लेयर होते हैं। अब आता है conio.h, तो ये हमारा कंसोल से इनपुट आउटपुट लेने के लिए हेडर फाइल है।
अब आता है स्ट्रिंग डॉट एच। तो स्ट्रिंग रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, मान लीजिए दोनों स्ट्रिंग को मर्ज करना हुआ, या कोई स्ट्रिंग से एक पर्टिकुलर पार्ट अगर हमको निकालना हुआ, या दो स्ट्रिंग को ये कंपेयर करना हुआ, स्वैप करना हुआ, तो हम लोग स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग stdlib.h जो लाइब्रेरी, उसको हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग डायनामिकली कोई मेमोरी एलोकेट करते हैं। ठीक है। अब math.h होता है मैथ क्लास फंक्शंस। मतलब मान लीजिए अगर मेरे कोड में अगर हमको ज़रूरत पड़ा पावर निकालने का, या स्क्वायर रूट निकालने का, राउंड ऑफ करने का, तो हम लोग math.h हेडर यूज़ करते हैं, मतलब लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। अब आता है टाइम डॉट एच। अब टाइम रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो हम लोग टाइम डॉट एच लाइब्रेरी से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब stdio.h लाइब्रेरी, सिंस ये बिगिनर कोर्स है तो stdio.h का ही आपका मोस्टली ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। वो है printf फंक्शन। printf फंक्शन का काम यह है कि वो स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकता है, एक मैसेज भी प्रिंट कर सकता है। उसमें हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स जैसे कैर, फ्लोट, इंट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा, ये सब हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। डेटा टाइप्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एज ऑफ नाउ आप लोग बस ये समझ लीजिए कि प्रिंटफ के अंदर जो भी रहता है वो प्रिंट हो जाता है। प्रिंटफ का काम ही है आउटपुट देना। अब आता है स्कैनइफ। अब मान लीजिए मेरे कोड में अगर आपको कोई डेटा अगर यूज़र से इनपुट लेना हुआ फ्रॉम द कीबोर्ड, तो हम लोग स्कैनइफ यूज़ करते हैं। अब चाहे वो कैर हो, इंट हो, फ्लोट हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो हम लोग यूज़र से ही इनपुट लेंगे। अब आते हैं गेट सी। गेट सी क्या करता है कि वो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर, मतलब एक लेटर ए बी सी, या तो डिजिट 1 सिंगल में 2 3 ऐसे करके कैरेक्टर निकाल सकता है एक फाइल से। बस गेटस क्या करता है कि वो एक पूरा स्ट्रिंग लेता है। स्ट्रिंग लाइन मतलब इसमें सिंगल कैरेक्टर्स नहीं आते, इसमें पूरा एक स्टेटमेंट आ जाता है, जैसे वेलकम टू ये स्कूल। ठीक है। ये हम लोग गेट एस से ले सकते हैं। ठीक है। अब आता है गेट कैर। गेट कैर क्या होता है कि अब मान लीजिए जो गेट सी है वो तो हम लोग कैरेक्टर रीड कर रहे हैं फ्रॉम द फाइल। अब मान लीजिए अगर मेरे को कीबोर्ड से ही कोई अगर यूज़ करना, इनपुट लेना पड़ा सी प्रोग्राम में एक कैरेक्टर को, तो हम लोग गेट कैर यूज़ करते हैं। और जो पुट एस है वो हम लोग यूज़ करते हैं अपने आउटपुट स्क्रीन में आउटपुट देने के लिए, मतलब स्क्रीन में आउटपुट देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पुट एस को। अब आते हैं हम लोग रिसीविंग इनपुट यूजिंग stdio.h लाइब्रेरी। तो अगर हमको कोई यूज़र इनपुट लेना पड़ा कोई कोड में यूजिंग stdio.h लाइब्रेरी, तो हम लोग लिखते हैं scanf को डबल कोट्स के अंदर हम लोग मॉड्यूलस डी लिखेंगे। ये जो परसेंटेज का सिंबल है इसको हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं, कॉमा एम्परसेंड ए। एम्परसेंड मतलब ये एंड का सिंबल। अब ये हम लोग सीधा सीधा वेरिएबल का नाम भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोग एम्परसेंड क्यों दे रहे हैं? एम्परसेंड देने का लॉजिक ये है कि कोई भी वेरिएबल के आगे अगर आप एम्परसेंड लगाते हैं तो वैल्यू सिर्फ वेरिएबल में स्टोर नहीं होता है, वो वेरिएबल जिस एड्रेस में है, मान लीजिए मेमोरी में, जो कंप्यूटर का जो मेमोरी है उसमें एक एड्रेस है 100 करके, वहाँ पे उस मेमोरी का नाम मैंने ए रख दिया। ठीक है। तो अब मैं अगर कुछ यूज़र इनपुट लूँगा, मान लीजिए 29 अगर मैंने यूज़र इनपुट लिया है, तो मेमोरी में जहाँ पे एड्रेस 100 है वहाँ पे मेरा 29 स्टोर हो जाएगा। तो ये सीधा 29 स्टोर हो जाएगा मेरे एड्रेस पे। मतलब जो मेरा वैल्यू है वो ए में स्टोर नहीं हो रहा है, वो मेरे सीधे एड्रेस पे स्टोर हो रहा है, और उस एड्रेस का नाम ए है। ठीक है। तो ये इसलिए हम लोग एम्परसेंड लगाते हैं। ये जनरली हम लोग इंटीजर या फ्लोट यही सब इनपुट लेने के लिए हम लोग एम्परसेंड लगाते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग्स के बारे में, अब स्ट्रिंग्स के बारे में हम लोग जब बाद में पढ़ेंगे तो तब देखेंगे कि ये जो एस है यहाँ पे हम लोग एम्परसेंड एस नहीं लगाते, हम लोग सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग का वेरिएबल लिख देते हैं। ठीक है। अब आता है प्रिंटिंग आउटपुट यूजिंग stdio.h। तो अब मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना हुआ जो वैल्यू मैंने पिछले स्लाइड में
इनपुट लिया था उसको अब मुझे अगर प्रिंट कराना हुआ तो मैं यहाँ पे एक स्लाइट एरर है, यहाँ पे एम्परसेंड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ए होगा। मैं आपको ये पूरा कोड एक बार फिर भी कंपाइल करके दिखा दूंगा, ठीक है, विथ एम्परसेंड विदाउट एम्परसेंड। तो यहाँ पे printf डबल कोट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे, ये तो मेरा मैसेज हो गया आउटपुट इज इक्वल्स टू, लेकिन ये जो मॉड्यूलस डी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, ये मॉड्यूलस डी कंपाइलर को बताता है कि मेरा जो आउटपुट है, आउटपुट इज इक्वल्स टू, इसके बाद जो प्रिंट होगा वो कोई स्ट्रिंग या डबल कोई नॉर्मल मैसेज नहीं है, वो एक वैल्यू है, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलस डी लिखे हैं। जब हम लोग डेटा टाइप्स में आएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि इंटीजर के लिए क्या लिखना पड़ता है, फ्लोट के लिए क्या लिखना पड़ता है, कैरेक्टर के लिए क्या लिखना पड़ता है, वो हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में, आई मीन आंधे वक्त टाइम में। तो अब हम लोग यहाँ पे मॉड डी लिखें, ठीक है। और ये सीन्स हमारा ए जो है ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉड डी लिख रहे हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे अगर मेरा ए जो है उसका डेटा टाइप अगर डबल या फ्लोट होता, ठीक है, तो मेरा मॉड एल एफ यहाँ पे हमको लिखना पड़ता, ठीक है। और ये है मेरा आउटपुट। अब मैं एक बार आपको ये कोड रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये तो मैसेज मैं रहने देता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा मैं कैसे इसको करता हूँ। यहाँ पे देंगे एंटर ए नंबर, ठीक है। ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। वेरिएबल ये डेटा टाइप्स के बारे में इंट क्या होता है ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये स्कैनएफ यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये मॉड डी डाल देंगे, क्योंकि हमारा इंटीजर डेटा टाइप है। और ये हो गया मेरा एम्परसेंड ए। अब मैं इसको मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ कि मेरा आउटपुट इज इक्वल्स टू, अब ये जो है ये कंपाइलर को बता रहा है कि मेरा जो इक्वल्स के बाद जो वैल्यू प्रिंट होगा वो एक वैल्यू है, वो मैसेज नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैंने ए डाला और देखिए इसको मैं कंपाइल किया, यहाँ पे मैंने एंटर ए नंबर आया तो मैं इसको 3 डाल देता हूँ, ठीक है। और देखिए मेरा आउटपुट इज इक्वल्स टू 3 आया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर, मतलब ऐसे करके हम लोग यूज़र इनपुट लेते हैं और फिर उसको प्रिंट करते हैं। सो ऑन दैट नोट, ठीक है, हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े इस लेक्चर में। हम लोग पढ़े कि सी लैंग्वेज है, प्रोग्राम लिखने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ता है। हम लोग करना पहला सी प्रोग्राम लिखे हैं, ठीक है। हम लोग कमेंट लाइन्स के बारे में पढ़े हैं और कितने टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन। हम लोग लाइब्रेरी और लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में पढ़े हैं। फिर कितने टाइप के हेडर फाइल्स होते हैं सी लैंग्वेज में, ये तो कुछ थे, सारे नहीं थे, तो कुछ कुछ लाइब्रेरी के बारे में हम लोग पढ़े हैं सी लैंग्वेज में। फिर हम लोग पढ़े हैं लाइब्रेरी फंक्शंस इन stdio.h लाइब्रेरी। हम लोग पढ़े यूज़र से अपने सी प्रोग्राम में कैसे करके इनपुट लेना है। और फिर लास्ट में हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग जो इनपुट लिए हैं उसको फिर एज एन आउटपुट कैसे प्रिंट कर रहे हैं अपने सी कोड में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू हैव लाइक्ड इट, थैंक यू।